हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोन्स का टेस्टिंग। कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है स्टोन को यूज़ करने से पहले। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें जो नंबर वन टेस्टिंग हम लोग पढ़ेंगे वो होगा क्रशिंग टेस्ट। देखिए, इस टेस्ट को क्यों किया जाता है? इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टोन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकाला जाता है जिसको वह सह सकता है टूटने से पहले, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसको क्यों किया जाता है? टू फाइंड द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। ये किया कैसे जाता है? इसको करने के लिए देखिए, 3 क्यूब लिया जाता है। ऐसे करके 3 क्यूब लिया जाता है। इनका डायमेंशन क्या होगा? 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm। ठीक है, स्टोन का 3 क्यूब बनाया गया। इन क्यूब्स को, इन तीनों क्यूब्स को लेके पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डाल दिया गया इन वाटर 3 दिन के लिए। ठीक है, मतलब 72 घंटा के लिए पानी में डाल दिया गया। पानी में डालने के बाद क्या किया जाता है? इसको बाहर निकाल के सुखा दिया जाता है। सूख गया। अब इन तीनों स्टोन सैंपल को लेके जाया जाता है यूटीएम में। यूटीएम होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसका कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये हमारा यूटीएम। उसमें 2 पैरेलल प्लेट्स लगे रहता है। इसमें क्या होता है, एक सैंपल को लिया गया और उस सैंपल को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा जाता है। इस यूटीएम में ले जाने से पहले स्टोन्स पे एक थिक लेयर बनाया जाता है, ऊपर और नीचे। यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे एक लेयरिंग किया जाता है। ये लेयरिंग होता है अराउंड 5 mm थिक। तो किस चीज से किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है। ऐसे इसका करने का कारण क्या है? जब ये जो सैंपल है स्टोन का, इसको बहुत नज़दीक से देखिएगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये कुछ 100% स्मूथ नहीं होता है। उसके कारण क्या होता है ना, ये लेयर बनाया जाता है, स्मूथ लेयर, ताकि जब यूटीएम का प्लेट उस पर कंप्रेसिव लोड लगाए, वह कंप्रेसिव लोड पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली लगे। ऐसे तो आजकल लेयरिंग नहीं बना के स्टील का प्लेट भी यूज़ किया जाता है। इसके जगह पे एक ऐसा स्टील प्लेट भी यूज़ किया जाता है। ये स्टील प्लेट ज़्यादा इफेक्टिव होता है लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने में। सैंपल हमारे यहाँ स्टील प्लेट लगा दिया गया, यूटीएम का जो प्लेट्स है वो आता है, आके उस पर सटेगा, जो छोटा वाला प्लेट है उस पर सटेगा। और जो लोडिंग किया जाता है ना, ये लोडिंग का रेट रहता है 14 न्यूटन पर mm² पर मिनट। इस लोडिंग से प्लेट को मूव किया जाता है। प्लेट मूव होगा, कंप्रेसिव लोड इस पर लगते जाएगा। लगते लगते क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब स्टोन में क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस लोड पे क्रैक आना स्टार्ट हो गया, उस लोड को नोट किया जाता है। ठीक है, उस लोड, मान लीजिए उस लोड का वैल्यू को नोट कर लिया गया, और उस लोड के वैल्यू से जो स्टोन सैंपल का एरिया था, एरिया यहाँ क्या हो जाएगा? 40 × 40
mm², उसका एरिया से डिवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पे 40×40 mm²। ये जो वैल्यू आता है ना, इसी वैल्यू को कहते हैं क्रस्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, हमने तो एक सैंपल लिया, टेस्ट कर लिया, लोड निकल गया। क्या करते हैं ना, तीनों सैंपल पे हम लोग क्रशिंग लोड निकाल लेते हैं, मतलब मैक्सिमम लोड जो सह सकता है टूटने से पहले। तीनों लोड का एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज लोड का वैल्यू आता है ना, उस एवरेज लोड का वैल्यू को यहाँ डाला जाता है, और जो यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगा वो भी एक तरह से एवरेज वैल्यू होता है, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि ये जो स्टोन सैंपल है, पूरे सैंपल का क्रशिंग स्ट्रेंथ इतना है। ठीक है, 2 या 3 सैंपल लेने का कारण क्या है कि हो सकता है कि अगर हम एक सैंपल लेते हैं तो उसमें कुछ इंटरनल डिफेक्ट भी हो सकता है, जो कि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता। इसलिए हम लोग ज़्यादा सैंपल लेके उसका एवरेज निकाल लेते हैं। कंक्रीट में भी हम लोग आगे जब देखेंगे ना, कंक्रीट का टेस्टिंग में भी ऐसे होता है, उसमें भी 3 सैंपल लिया जाता है और एवरेज निकाला जाता है। चलिए 2 नंबर पे हम लोग पढ़ लेते हैं, एट्रिशन टेस्ट। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इसका करने का कारण क्या है? देखिए, एट्रिशन टेस्ट एक तरह से हमें बताता है रेसिस्टेंस टू एब्रेशन। एब्रेशन मैंने बताया था, एब्रेशन क्या होता है? वियर एंड टियर। ये कहाँ पे ये टेस्ट करना जरूरी होता है? जैसे कि रोड बनाते हैं, मान लीजिए अगर रोड बनाने में पत्थर का यूज़ कर रहे हैं, तो उस पत्थर पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, बहुत सारा गाड़ी चलेगा, या फिर पत्थर एक दूसरे के कांटेक्ट में बार बार आएगा, तो उसमें वेयरिंग टियरिंग एक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके कारण क्या है कि अगर हम वैसा जगह पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे उस पत्थर पे वेयरिंग टियरिंग एक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे टेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि इस टेस्ट को किया कैसे जाता है। इसको एक इस तरह का मशीन रहता है, देखिए, मान लीजिए 2 डब्बा है, दूध नापते हैं ना, 2 लीटर होता है, वो 2 लीटर है। एक मशीन रहता है इस तरह का, इस मशीन में क्या है, स्टोन का सैंपल को डाला जाता है। स्टोन का सैंपल का साइज होना चाहिए 60 mm साइज स्टोन सैंपल। ठीक है, दोनों में पत्थर को लिए और भर दिए। मान लीजिए पत्थर है, भर दिए। भरने के बाद इसको सील कर दिया जाता है ऊपर से, इसका एक कवर होता है और यहाँ पे लॉक होता है, उस लॉक को टाइटली लगा दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो पूरा ढांचा है ना, ये पूरा घूमता है और रोटेट होता है। और रोटेट कैसे होता है, तो रोटेट का है 30 रोटेशन पर मिनट, इस स्पीड से वो घूमता है। कितना देर तक घूमेगा? लगभग 5 घंटा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। 5 घंटा तक इसको घुमाया जाता है। उसके बाद पत्थर इसमें है, पत्थर को बहुत देर तक घुमाया जा रहा है, तो पत्थर तो कुछ पाउडर फॉर्म में तो बनेंगे ही, तो पूरे पत्थर को लिया जाता है। अब पूरे पत्थर को एक सीप होता है, सीप बोलिएगा तो सिंपल सा जो आटा चालते हैं, चलनी जानते हैं, उसमें आटा जब चालते हैं तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा
मोटे मोटे दाने होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वैसे ही एक सीव लिया जाता है। सीव का साइज क्या होना चाहिए? 1.5 mm होना चाहिए, 1.5 mm सीव। और इसमें ये पूरे सैंपल को निकाल के डाल के सीव किया जाता है। और सीव करेंगे तो जो पाउडर वाले फॉर्म थे स्टोन्स के, वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और इनका वजन नाप लिया जाता है। वजन नापने के बाद क्या किया जाता है? देखिए, निकाला जाता है हमारा परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ स्टोन पासिंग 1.5 mm सीव, और इसको डिवाइड किया जाता है जो दोनों सैंपल लिए, दोनों सैंपल का कंबाइंड इनिशियल वेट, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो वैल्यू आता है ना, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वियर। रेट ऑफ वियर निकाला जाता है। तो रेट ऑफ वियर निकालने का कारण, रेट ऑफ वियर निकालने से क्या पता चलेगा? यहाँ से आप समझ रहे हो एक चीज, ज़्यादा परसेंट अगर स्टोन पास हो जा रहा है, इसका मतलब सैंपल थोड़ा सा कमजोर था, इसलिए उसका ज़्यादा पार्ट कन्वर्ट हो गया पाउडर में, जो कि सीव से पास हो गया, तो उसका रेट ऑफ वियर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सैंपल 1.5 mm सीव से पास हो जा रहा है। रेट ऑफ वियर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ज़्यादा उसका क्षमता है टूटने का, ज़्यादा क्षमता है टूटने का, इसका मतलब वो स्टोन ज़्यादा सूटेबल नहीं है। देखिए, रेट ऑफ वियर का क्या रेंज होना चाहिए वैल्यू का, तो मैं बताता हूँ। अगर इसको लिख देते हैं ROW, रेट ऑफ वियर। रेट ऑफ वियर हमारा आता है 3% से कम, उसको हम लोग बोल सकते हैं अच्छा स्टोन है। वही रेट ऑफ वियर हमारा 3% के बराबर लगभग आता है, उसको बोलेंगे एवरेज स्टोन। मतलब हाँ, क्रिटिकल कंडीशन में यूज किया जा सकता है। लेकिन रेट ऑफ वियर 3% से जैसे ही ज़्यादा हो गया, तो वो स्टोन अच्छा नहीं कहलाएगा, उस स्टोन को यूज नहीं करना चाहिए कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। ये था एट्रिशन टेस्ट, कैसे होता है मैं बता दिया। ये जो मशीन है ना, इस मशीन का नाम है बेवल्स टेस्टिंग मशीन। क्रशिंग स्ट्रेंथ में यूज हुआ था यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसका है डेवल्स टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये 2 नंबर था। अगला देखते हैं। स्टोन का बहुत सारे टेस्ट हैं, और डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए उस स्टोन को यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टेस्ट किया जाता है। सभी टेस्ट को करना जरूरी नहीं होता है। ऐसे आप सिविल इंजीनियर है तो जरूरी है कौन कौन सा टेस्ट होता है उनके बारे में नॉलेज रखिए। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट है 3 नंबर पे, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस क्या होता है? मैंने उसके प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था, सिंपल लैंग्वेज में बोलिएगा तो रेसिस्टेंस टू स्क्रैचिंग या कटिंग। मैंने वहाँ ये भी बताया था हार्डनेस वैल्यू
निकाल सकते थे हम लोग मोहस स्केल। यहाँ से भी हार्डनेस वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हार्डनेस वैल्यू निकालने का एक एक्सपेरिमेंटल तरीका भी है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, उसके लिए क्या क्या होता है, एक सैंपल लिया जाता है जो कि इस बार सिलिंड्रिकल रहेगा। इस सैंपल का जो डायमीटर और हाइट है सेम रहता है, 25 mm। हाइट भी है 25 mm। इस स्टोन के सैंपल को एक मशीन में डाला जाता है, जो मशीन का नाम है डॉरी टेस्टिंग मशीन। इस मशीन में इस सैंपल को रोटेट किया जाता है। इस बार जो रोटेशन का स्पीड है वो रहेगा 28 रोटेशन पर मिनट के स्पीड से अराउंड 2 आवर्स के लिए इसको रोटेट किया जाता है। तो ये जो सिलिंड्रिकल सैंपल है, इस सिलिंड्रिकल सैंपल को इस तरह से मशीन में रखा जाता है कि बार बार इस पर स्क्रैच डाला जाता है। स्क्रैच डालने से क्या होगा, कुछ पार्ट फिर से पाउडर में कन्वर्ट होगा। बस वही काम, पाउडर वाले वेट को नाप लेना है, पाउडर वाले वेट से पता चल जाएगा हार्डनेस कैसे। देखिए, जो वेट लॉस हुआ सैंपल का, वो वेट को लिया जाता है ग्राम में, और इसको डिवाइड किया जाता है 3 से, और इसको 20 में से माइनस किया जाता है। ये जो निकला इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। ठीक है, ज़्यादा सैंपल का वेट अगर वेट लॉस में आ जा रहा है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कम होगा। मतलब ज़्यादा वेट निकल जा रहा है, उसमें पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब कम हार्ड है। और देखिएगा ये वैल्यू कम है, कम पाउडर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ज़्यादा हार्ड है। फ्रैक्शन को अगर ध्यान से देखिएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, अगर ये पार्ट 0 हो जाए, फ्रैक्शन का वैल्यू हो सकता है 20। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का वैल्यू 20 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, अब मान लीजिए कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का वैल्यू तो निकाल लिया, अब पता कैसे चलेगा कि स्टोन कितना हार्ड है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का वैल्यू 14 से कम है, हम लोग बोलेंगे कि लेस हार्ड है। वही कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का वैल्यू 17 से कम और 14 से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे मॉडरेट हार्ड है। मॉडरेट हार्ड। वही कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का वैल्यू 17 से ज़्यादा हो गया, तब तो मस्त है, मोर हार्ड। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट का कहानी इतना ही था, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला टेस्ट। मशीन का नाम भी याद रखिए, इसमें जो मशीन था उसका नाम था डॉरी टेस्टिंग मशीन।
चलिए, जो हमारा अगला टेस्ट है उसका नाम है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट कहने का मतलब एक लोड लग जा रहा है, लोड एक्टिंग ऑन द सैंपल एट वंस। ये क्या नाम से थोड़ा सा फील होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी वही कहानी है। एक क्यूब लिए 25 mm डायमीटर, 25 mm हाइट, क्यूब ले लिए स्टोन का सैंपल का। अब देखिए इस पे क्या होता है ना, लोड कुछ हाइट से फ्रीली गिराया जाता है। फ्रीली गिरेगा तो एक बार एक टकराएगा। तो सैंपल को, मान लीजिए ये सैंपल यहाँ पे, यहाँ मैं बनाता हूँ ऐसे ही सैंपल। इस पे ना एक हथौड़ा गिराया जाता है। हथौड़ा कुछ ऐसा होता है। इस हथौड़े का वजन होता है 2 किलो। इस हथौड़ा को बोलिए हैमर। इसको मैं लिख देता हूँ। हैमर ऑफ 2 kg made to fell from certain height। certain height कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ हाइट से। कुछ हाइट कहने का मतलब क्या हुआ, कितना हाइट होना चाहिए। देखिए ये शुरुआत होता है 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर ऊपर इसको ले गया, छोड़ दिया। देखो सैंपल को, सैंपल क्या है, कुछ हुआ नहीं। 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, 2 सेंटीमीटर पे ले गया, फ्रीली छोड़ दिया। ऐसे क्या है ना, 1 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ाया जाता है। और मान लीजिए अब n सेंटीमीटर पे ले गया, छोड़ा गया, तो स्टोन टूट गया। यही n सेंटीमीटर का खेल है। देखिए मान लीजिए n सेंटीमीटर पे क्रैक आ गया, स्टोन में टूट गया। n सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर हटा दीजिए, ये n बचा ना, इस n को नाम दिया गया है। इस n का नाम है कोफिशिएंट ऑफ टफनेस। इस टेस्ट को टफनेस टेस्ट भी कह सकते हैं। सिंपल सा टेस्ट था, ये तो बहुत आसान था। ये याद रखिएगा, सिलेंड्रिकल सैंपल, इसका साइज 2 किलो का हैमर, जिस हाइट से गिराया टूट गया सैंपल का स्टोन्स, वो हाइट हो गया कोफिशिएंट ऑफ टफनेस। जब कोफिशिएंट ऑफ टफनेस लिखिएगा तो उसमें सेंटीमीटर नहीं लगाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ टफनेस है, इसको मैं लिख देता हूँ COT। ये 13 से कम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेस टफ है, कम टफ। वही कोफिशिएंट ऑफ टफनेस 19 से कम है और 13 से ज़्यादा है, तो बोल सकते हैं कि मॉडरेट टफनेस है, मॉडरेट टफ स्टोन। वही कोफिशिएंट ऑफ टफनेस 19 से ज़्यादा हो गया, तो बोल देंगे कि मोर टफ है। ये जो सेटअप है ना, सेटअप एक मशीन में रहता है, और इस मशीन का भी नाम है एनविल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, स्टोन का और भी टेस्ट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।